मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिषज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। वो जानना चाहता है कि आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आज का ये वीडियो जो है विशेष करके मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा ना लगे, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। हम जानना क्या चाहते हैं कि जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या गोचर में जो ग्रह चलायमान है, चल रहे हैं, वो वर्तमान जीवन में गोचर का अर्थात वर्तमान समय में पर जो हमारी जन्म कुंडली है, जन्म से लेकर के अंतिम समय तक, उसमें किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती ही होगी। अब वो ग्रह योग कारक भी हो सकता है, मारक भी हो सकता है। योग कारक का अर्थ है शुभ फल देने वाला, मारक का अर्थ है समस्याएं देने वाला। पर जन्म कुंडली में कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि योग कारक ग्रह भी अशुभ हो जाते हैं, अच्छा परिणाम नहीं देते। और कभी कभी मारक ग्रह जो समस्याएं देने वाले हैं वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो शुभ फल देते हैं। तो ये तो ग्रहों का गोचर है, महादशा, अंतरदशा, ये सब चलता रहेगा। बहुत कुंडली आप देखे हैं, अपने बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं, बहुत कुंडली देखते हैं। देखते देखते लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन मैं ज्योतिष के आधार पर वही बोलता हूं जो ज्योतिष कहता है। ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपसे जुड़ा हुआ वीडियो है, इसे बिल्कुल मिस न करें। जब समय मिले तब देखें, लेकिन पूरा वीडियो देखें। एक बार में समझ में नहीं आता तो दो बार देखें और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्रह कोई खराब नहीं होते, ग्रह सब अच्छे होते हैं। 9 के 9 ग्रह समय समय पर अपनी महादशा, अंतरदशा में प्रकट होते हैं, गोचर में भी प्रकट होते हैं और हमारे कर्मानुसार हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों का परिणाम जो है प्राप्त होते रहता है, ग्रह देते रहते हैं। आज मैं बातें करूंगा सबसे पहले जन्म कुंडली की, उसके बाद मैं बात करूंगा गोचर कुंडली की और उसके बाद मैं बात करूंगा अष्टक वर्ग की। तो सबसे पहले मैं गोचर कुंडली की बात करता हूं, फिर इसके बाद आगे की मैं बात करूंगा। और प्लीज़ मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतर दशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया, कंटक शनि या और भी इस प्रकार के जो ग्रह हैं जो हमें अशुभ फल दे रहे हैं या देने वाले हैं, कितने प्रतिशत देंगे या नहीं देंगे, हम जन्म कुंडली में डिग्री देख करके, ये सब देख करके, किसी ज्योतिषी से अपनी पत्रिका को पढ़वा करके हम यहीं तक आकर रुक जाते हैं कि इसकी डिग्री कमज़ोर है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये समस्या देगा, ये उसमें ये पूजा करवा लीजिए, इस मंत्र का जाप करवाइए, इतना अनुष्ठान कीजिए। अनायास आप लोगों का धन खर्चा हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का अनायास धन खर्च हो। धन खर्च होना चाहिए, धर्म के लिए धन खर्च हो, परिवार के लिए धन खर्च हो, बच्चों के लिए धन खर्च हो। आपको मकान खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, वाहन खरीदना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, विवाह इत्यादि इत्यादि बहुत से कार्य हैं हमारे पास जिनको पूरा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। वहाँ पर धन खर्चा होना चाहिए, ना कि अनायास किसी की बातों में विश्वास करके और धन का हम अपव्यय करें। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो कड़वा सच है वो मैं आपसे कह रहा हूँ।
आज मैं वो बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया है, यह पक्की बात है। और खासकर शनि को लेकर के मैं बात करूंगा। हमारे मीन राशि के जो जातक हैं, हमारे भाई हैं, शनि महाराज को लेकर के बड़ा चिंतित हैं। शनि महाराज की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। बहुत से लोग परेशान हुए हैं, तो बहुत से लोगों के जीवन में खुशियां भी आई हैं। बहुत से लोगों की अच्छी कमाई हो रही है, हर तरफ से चहुओर विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और वही देखते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जन्म कुंडली जन्म के समय निर्मित होती है, और जन्म कुंडली के निर्मित होने के साथ साथ षोडश कुंडलियों का भी निर्माण हो जाता है। षोडश कुंडली में एक ये कुंडली है, इसे हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग सारणी, अष्टक वर्ग सारणी। इसको लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा, और इससे आप अपने ग्रह को मिलाइएगा और फिर आप मेरे से बात कीजिएगा। अगर रिजल्ट सही नहीं आता है तब आप मुझसे शिकायत करिएगा, और अगर रिजल्ट सही आता है तो नमः शिवाय जरूर लिख करके कमेंट्स करके आप संबोधित कीजिएगा। हम पहले आते हैं जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली, गोचर कुंडली, अष्टक वर्ग सारणी, और इसी वीडियो में जिस घर में कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, लोग नशे में चूर हैं, घर की तरफ ध्यान नहीं देते, पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल नहीं है, परिवार में विद्रोह मचा हुआ है, झगड़ा मचा हुआ है, पैसा आता है टिकता नहीं है, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मात्र 10 रुपए का उपाय है। हो सकता है आपका जीवन उस उपाय से बदल जाए। मैं तो यही कहूंगा कि 99% इस उपाय को आप करेंगे, बदल जाएगा। एक दिन का उपाय है, 10 रुपये का खर्चा है। वीडियो में अंत तक आप बने रहें। आइए चलते हैं विषय पर। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि एक हमारी जन्म कुंडली होती है जो जन्म समय निर्मित हो जाती है। उसमें किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है, और उसका जो भोग है, भोग शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। उसके लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं कि मंत्र का जाप करना, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान कराना, रत्न धारण करना, इत्यादि इत्यादि करते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हम किसी एक निचोड़ पर क्यों नहीं पहुंचते? एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि शनि महाराज मीन राशि में दूसरे चरण में चल रहे हैं, 7.5 चल रही है, तो मीन राशि के जीवन में भारी समस्याएं आएंगी, कर्जा हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, व्यवसाय ठप हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। शनि तो कर्मदाता हैं, भाग्य विधाता हैं, हमारे ही कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं। अब यहाँ जन्म कुंडली में मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की, मेष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, तुला लग्न हो, कुंभ लग्न हो, मीन लग्न हो, कोई भी लग्न हो सकता है। तो लग्न तो एक अलग चीज हो गई कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लग्न क्या है, वही लग्न हो जाती है सूर्योदय के समय का। और फिर उसके बाद चंद्रमा कहाँ है, किस राशि में है, तो जिस राशि में चंद्रमा बैठता है वही उस व्यक्ति की जन्म राशि हो जाती है, जिसे हम लग्न राशि भी कहते हैं, जन्म राशि भी कहते हैं। एक उदाहरण के लिए कि ये मीन लग्न की कुंडली है, हम ये मान लेते हैं। अभी उदाहरण के लिए मैंने इसे चंद्र कुंडली बनाया है, पर ये मीन लग्न की कुंडली है। आवश्यक नहीं है कि चंद्रमा यहीं पर बैठा हो। चंद्रमा कन्या राशि में भी बैठ सकता है, धनु राशि में भी बैठ सकता है, कुंभ राशि में बैठ सकता है, वृष राशि में बैठ सकता है, सूर्य की राशि सिंह राशि में बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। और चंद्रमा जहां बैठेगा
उस व्यक्ति की वो राशि हो जाएगी। और जो ये हम विश्लेषण करते हैं ये चंद्र राशि पर आधारित करते हैं, इसीलिए मेष राशि से मीन राशि तक की बात होती है। पर अलग अलग भावों में चंद्रमा बैठ करके जैसे राशि बनाता है, वैसे चंद्र राशि का जो विश्लेषण होता है वो भी अलग अलग हो जाता है। देखे होंगे आप। लग्न कुंडली के बारे में ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। चंद्र राशि, मीन राशि के जो जातक है, मीन लग्न के लोग भी इसे देख सकते हैं, उनके भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और जो मैं अष्टक वर्ग को लेकर के मैं बहुत गंभीर हूँ, इस विषय को लेकर के आज मैं जो आपसे बातें करूँगा, आपको लगेगा कि वाह ऐसा भी होता है। और इसके आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि शनि महाराज आपको अच्छा परिणाम देंगे या खराब परिणाम देंगे या सामान्य अवस्था रहेगी, ये विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्र राशि के आधार पर हम बात करें तो सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में आ जाएंगे। आपकी कुंडली में एकादश भाव में अच्छा परिणाम देंगे। एकादश भाव में सूर्य का अच्छा परिणाम होता है। आय के स्रोत खुलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, अच्छा रहेगा। मंगल देव भी यहीं पर उच्च के होकर बैठ जाएंगे एकादश भाव में। मंगल का भी परिणाम अच्छा होगा। एकादश भाव में मंगल का श्रेष्ठ जो है फल प्रदान होता है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं और मकर राशि में मंगल उच्च के और सूर्य के साथ बैठे हैं तो अच्छा परिणाम देगा। यहीं पर सूर्य, शुक्र और बुध भी आ जाएंगे। ये 4 ग्रहों की युति एकादश भाव में। अब जब 4 ग्रहों की युति एकादश भाव में होगा तो स्वाभाविक है अच्छे परिणाम होंगे। गुरु की बात करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु वर्तमान में वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में अर्थात मिथुन राशि जो है, इसके पीछे वृषभ राशि, तो वृषभ राशि का फल प्रदान करेंगे। अब वृषभ राशि के लोग जो अभी तक मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, परिणाम नहीं आ रहे थे, फल नहीं मिल रहा था, अब गुरु जो है पीछे के भाव को अच्छा फल प्रदान करेंगे। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, अभी तक मेहनत का जो फल प्राप्त नहीं हो रहा था, अब गुरु की कृपा से वो फल भी प्राप्त होगा, अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में है 120 दिन के लिए। 11 मार्च 2026 तक गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे। गुरु की किसी ग्रह की मैं दृष्टि की बात आज नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है। ये स्थिति हो गई। अब राहु जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं एकादश भाव में, ये व्यय का भाव है। राहु जो है विदेश का कारक ग्रह भी है। यहाँ पर राहु व्यय तो कराएगा, पर विदेश से जो लोग जुड़े हैं, मीन राशि के जातक जो लोग विदेश से जुड़े हैं, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या वहीं जाकर के नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला गोचर चल रहा है। 4 ग्रह मुख्य रूप से आज मैं बातें करूंगा आपसे, राहु, केतु, शनि और गुरु, क्योंकि ये लंबे समय तक किसी एक राशि पर गोचर करते हैं और अलग अलग लग्न में बैठ करके, अलग अलग भावों में बैठ करके, राशि तो वही रहती है पर भाव बदल जाता है, लग्न बदल जाता है तो उसका फल भी बदल जाता है। तो आज मैं इन चारों ग्रहों को लेकर के आपसे बातें करूंगा। अब बार बार कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, उपाय भी जानिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, मेरी यही कामना है। और मैं हमेशा पूछता हूं आप चाहते क्या हो? एक ही उत्तर है, सुख, वैभव, श्री, संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य, निरोगी काया, सब कुछ यही तो है। हर व्यक्ति यही चाहता है, पर मिलता क्यों नहीं है? तो ये कर्मानुसार ये भी बाधित है। चलिए, अब यहां पर राहु को मैं बता दिया। केतु जो है 6ठे भाव में उत्तम फल प्रदान करते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा का भाव है, नौकरी का भाव है, रोगों में कमी आएगी,
शत्रु कम होंगे, कर्ज कम होगा, नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छे फल देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो राहु केतु शनि मंगल ये गोचर की मैंने आपसे बातें की हैं, क्योंकि आज मेरा जो मुख्य विषय है वो अष्टक वर्ग है, इसलिए इसे संक्षेप में, और ये इस प्रकार का वीडियो तो YouTube में बहुत है, आप काफ़ी देखे होंगे। अब आते हैं अष्टक वर्ग। देखिए, मीन लग्न की कुंडली ये भी है, मीन लग्न की कुंडली ये भी है। ये अष्टक वर्ग सारणी को लेकर के हमारे आपके बीच में बातें कम हुई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि काफ़ी लोग जो है इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है, सब लोग तो नहीं, काफ़ी लोग। ये अष्टक वर्ग जो होता है ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह और एक लग्न को मिला लिया जाता है, ये हो जाता है 8। 8 को बोलते हैं अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग सारणी। राहु और केतु 2 ग्रह जो हैं छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह होने के कारण सर्वाष्टक वर्ग सारणी में स्थान प्राप्त नहीं है। कुछ जगह ये जो अंग लिखे हुए हैं, कुछ जगह इन्हें रेखाएं कहते हैं, कुछ जगह बिंदु कहते हैं, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जिसे जैसा अच्छा लगता है। कोई गिनती भी बोल सकता है, कोई अंक भी बोल सकता है, पॉइंट्स भी बोल सकता है, पर लेकिन सबका अर्थ तो लगभग एक ही होगा। अब ये पॉइंट्स क्या हैं? अब यहाँ 2 चीज़ है समझनी पड़ेगी आपको, कि सबसे पहले ये बात आप जानते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जब हम जाते हैं तो सबसे पहले बगल में लिखा रहता है लग्न, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, उसके बगल में डिग्री लिखी होती है, अंश बल, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं। तो कोई ग्रह 6 डिग्री का है, कोई 9 का है, कोई 0 पॉइंट कुछ कुछ का है, माने अवस्थाएं वहाँ लिखी रहती है कितने अंश बल का ये ग्रह है। ये तो आप समझ गए। अब ग्रहों के बल को हम कैसे देखते हैं, थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए। और जो परिणाम हमको यहाँ देखने को मिल रहा है लग्न कुंडली में और गोचर कुंडली में, मित्रों विश्वास कीजिए, हो सकता है इसका विश्लेषण यहाँ आकर के पलट जाए, और ये जो इससे जो हमें संकेत मिलेंगे, जो उत्तर मिलेगा, वो 95-98% सही जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। हजारों कुंडली देखने के बाद मैं आपसे इतने गर्व से बात कर रहा हूँ। तो 0 से लेकर के 6 डिग्री तक ये 25%, 6 से 12 डिग्री तक अंश तक 50%, 12 से 18 100%, 18 से 24 50%, और 24 से 30 25%, और शुरू में 1, 2, 3 डिग्री है, लास्ट में 28-30 डिग्री है, तो वो मृत अवस्था है, उसकी कोई गणना नहीं है, न वो किसी प्रकार का शुभ फल देगा और न अशुभ फल देगा, कोई भी ग्रह हो। पर जैसे मैंने 0, 6 और 6, 12 ये बताया, प्रतिशत बताया हूँ, तो उतने प्रतिशत वो ग्रह जिसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो ग्रह उतने प्रतिशत अच्छा या बुरा फल देगा। अंश बल हम इस प्रकार से देखते हैं। और जब योग कारक ग्रहों की डिग्री कम होती है तो ज्योतिषी उसे रत्न पहनने का परामर्श देते हैं, रुद्राक्ष पहनने का परामर्श देते हैं, मंत्र जाप का परामर्श देते हैं। सही है, उससे भी अंश बल बढ़ता है और ग्रह जो है शुभ फल देना चालू कर देता है। पर इतना देख लेने पर ही हमारा काम नहीं होता। हमें यह देखना चाहिए कि पूरी जन्म कुंडली में, समझिएगा मेरी बात को, जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, गोचर कुंडली की नहीं, पूरे जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे ज्यादा खराब है। मान लीजिए गुरु कर्क राशि में केंद्र भाव में बैठा है, हंस योग बना रहा है, 12 से 18 अंश भी है, बलि भी है,
और उसकी महादशा अंतर्दशा जब आएगी तो हमें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, पर नहीं मिल पाता। पर ज्योतिषी गणित से जब हम उसे देखते हैं तो पता चलता है कि गुरु ही उस कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब ग्रह है, तो कहाँ से फल देगा? वो तो अशुभता में आ गया। अब उसकी शांति के लिए क्या करना चाहिए, ये कुंडली देखने के पश्चात पता चल जाता है। ये तो रही जन्म कुंडली की बात। अब आते हैं हम ये अष्टक वर्ग में, फिर से ग्रहों की बात में कर दिया, बता दिया, अंत बता दिया कि ग्रह के बल को हम कैसे देखते हैं। अब यहां पर ये अंक लिखे हुए हैं 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस। यहां मैं और कोई भी अंक लिख सकता था, 29, 30, 31, 32, 27, 26, 20, कुछ भी लिख सकता था। चूंकि समझाने के लिए मैंने ये लिखा है कि किस भाव में हमको कितने बिंदु चाहिए, कितनी रेखाएं चाहिए, कितने पॉइंट्स चाहिए जिससे शुभता बढ़े। अब यहां पर आप देखेंगे तो हर भाव में ग्रह, किसी न किसी भाव, कोई भाव खाली है तो बाकी भावों में ग्रह बैठे हुए हैं, राशि अंकित है, उस राशि में ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी मीन राशि, मीन लग्न की कुंडली है, पर ग्रह की जगह इसमें ये पॉइंट लिखे हुए हैं। सभी भावों में बिंदु अंकित हैं, दिख रहे हैं आपको, यहां ग्रह नहीं बैठे हैं। अब अच्छे से समझिएगा कि कोई भी ग्रह हो किसी न किसी भाव में तो बैठेगा। अब वो भाव जो है, जैसे यहां पर गुरु को मैं ले लेता हूं, तो गुरु यहां चौथे भाव में बैठे हैं। किस राशि में बैठे हैं ये छोड़ दीजिए, आप किस भाव में बैठे हैं ये देखना है। तो गुरु यहां पर बैठे तो हैं, गुरु तो अति शुभ ग्रह हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो इस भाव, इस घर में शक्ति कितनी है, बल कितना है, ये भाव जहां गुरु बैठे हैं, और जब इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चलेगी तो ये गुरु हमको इस भाव के अनुसार कितना फल प्रदान करेंगे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे, कि शून्य में रहेंगे। या गुरु भले ही अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, पर हो सकता है कि यहां पर गुरु बैठ करके अशुभ फल दे दे। शुभता नहीं देंगे तो अशुभता बढ़ जाएगी। गुरु का एक स्वभाव है, अशुभ फल नहीं देते तो शुभता भी नहीं देंगे, तो जब शुभता नहीं देंगे अशुभता, अशुभ फल जो है बढ़ जाएंगे। सोचिए कितनी अच्छी बात मैं आपसे कर रहा हूं। यहां पर यह लग्न है, लग्न में बिंदु ज्यादा होने चाहिए। अब शायद आप लोग ये सोचते होंगे कि बिंदु बिंदु बोल रहे हैं पंडित जी, बिंदु क्या है? बिंदु ले लीजिए, रेखाएं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप समझ जाएंगे। 1 से लेकर के 24 बिंदु तक यदि किसी भाव में आते हैं तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में कितनी अच्छी भी स्थिति हो, बहुत बढ़िया स्थिति है, लेकिन ग्रह जो है हवा में नहीं रहेंगे, किसी न किसी घर में, किसी न किसी भाव में जा करके बैठेंगे। और जब बैठेंगे तो उस भाव में बल कितना है, उस बल के अनुसार वो ग्रह फल देगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये लग्न भाव है। तो लग्न भाव जो होता है, प्रथम भाव होता है, प्रमुख भाव होता है, पूरी जन्म कुंडली का स्वामी होता है। चाहे वो लग्न कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, चाहे सर्वाष्टक वर्ग सारणी हो, हर कुंडली में लग्न जो होता है शुभ माना जाता है, लग्नेश शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हमको बिंदु ज़्यादा चाहिए। तो 1 से 24 तक, 24 के नीचे हम जितना ज़्यादा जाएंगे हमारी समस्याएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। 24 से 28 बिंदु अगर प्राप्त है तो सामान्य स्थिति होगी। 28 प्लस अगर हम जाते हैं, देखिए हमने लिखा है 28 प्लस लिखे हैं हम। 28 प्लस जितना जाएगा उतना ही अच्छा, उतना ही शुभ परिणाम, अच्छे फल प्राप्त होंगे। बिंदुओं का एक काम है ये, कि ये भाव के बल को प्रदर्शित करता है।
यहां पर कोई भी ग्रह आएगा 9 के 9 ग्रहों में, यहां पर ये भूल जाइए कि ये क्रूर ग्रह है, ये पापी ग्रह है, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सुफल देगा नहीं देगा, क्योंकि ये घर की बात है भाई, भाव के बल की बात है। किसी व्यक्ति को अच्छे घर में जाके आप बैठा देंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा, उसको जो चाहिए उस घर से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे लग्न है, यहां 28 प्लस हमको चाहिए, 30 32 35 40 कुछ भी हो जाए। ये हो गया, ये धन भाव है, यहां भी हमको ज़्यादा अंक चाहिए जिससे हमारा बैंक बैलेंस अच्छा रहे। अब यहां पर एक चीज कि 6, 8 और 12 ये 3 भाव जो हैं जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में, सर्वाष्टक और सारणी में, अन्य कुंडलियों में भी अशुभ माने गए। ये शुभ फल नहीं देते, अशुभ माने गए। तो यहां पर देखिए लिखा है -24। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम 28 प्लस कर देंगे तो न तो हमको भैया रोग चाहिए, न कर्जा चाहिए, न शत्रुता चाहिए। नौकरी की दृष्टिकोण से तो ठीक रहेगा, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये 3 चीज़ें, एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगना, तो इस भाव 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बिंदु कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतने अच्छा है, नहीं लोग पीड़ित हो जाते हैं, रोग से पीड़ित हो जाते हैं, शत्रुता हो जाती है, ये स्थिति बनती है। तो इन 3 भाव में तो कम होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न था कि चलने वाला ग्रह चाहे वो महादशा अंतरदशा हो या गोचर में हो, तो यहाँ गोचर कुंडली है मेरे पास, मैं इसकी भी बात करूँगा, और जब मैं इसकी बात करूँगा तो आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है उसको समझ लेंगे, और समझ ही लेंगे। बहुत सरलता से बता रहा हूँ, समझ ही लेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पर शनि महाराज की बात कर रहे हैं, शनि महाराज लग्न में हैं, ये भी लग्न है। अब यहाँ पर 28 प्लस हमको चाहिए, 28 से 30 32 35 36 40 42, जितना ज़्यादा चला जाए उतने बढ़िया, उतने अच्छा है। तो ये भाव का बल मजबूत हो गया। और जब शनि महाराज यहाँ पर गोचर में या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कहीं भी, जब यहाँ पर मीन राशि में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, अगर 24 से नीचे बिंदु आ रहा है, अब ये बोले, हो सकता है आपके दिमाग में एक बात चलती हो कि अष्टकवर्ग सारणी मिलेगी कहाँ से। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, बहुत से विद्वानों ने इसको लेकर के बहुत चर्चाएं की हैं। जब आप एस्ट्रो सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे मोबाइल में, अष्टक वर्ग निकालेंगे तो आपकी कुंडली के साथ साथ ये भी निकल जाएगा, और ऐसे अंक लिखे होंगे, उसमें अलग अलग अंक होंगे, कहीं 20 होगा, 25 होगा, 28 30 35 38 कुछ भी होगा, अलग अलग भाव में अलग अलग अंक लिखा होगा। यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। अब यहाँ पर शनि महाराज मान लीजिए ये 32 बिंदु पर बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया ये तो। 24 से अगर नीचे यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं तो समस्याएं, जितना कम मिलेगा समस्याएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। मानसिक तनाव बढ़ेगा, आदमी बीमार रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। अगर 24 23 22 28 जितना नीचे जाएगा समस्याएं बढ़ती जाएंगी। एक चीज़ और बता दूं कि चंद्र राशि पर आधारित हम जो विश्लेषण करते हैं, तो मीन राशि तो है, सब करीबन 65-66 करोड़ लोगों की मीन राशि है, पर वो मीन राशि अलग अलग लग्न कुंडली में अलग अलग भावों में आती है, एक भाव में नहीं आती है। तो मीन राशि किसी के कुंडली में 6ठे भाव में है, तो किसी के 10वें भाव में है, तो किसी के लग्न में है, तो किसी कहीं। ये भी तो आपको पता ही है। उस हिसाब से फल का जो फल मिलना चाहिए वो भी
स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 24 से कम है तो भारी समस्या, 24 से 28 तो सामान्य, और 28 से ऊपर चला जाता है। अब यहाँ शनि महाराज की डिग्री कुछ वो हो, 5 डिग्री के हैं, 10 डिग्री की, ये भूल जाइए, अंश बल को भूल जाइए। शनि महाराज अपने आप में पर्याप्त है। शनि महाराज को अच्छा भाव मिल गया, अच्छे पॉइंट्स मिल गए, शनि ताकतवर हो गए और अच्छा परिणाम देंगे, बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो जब आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि आपकी मीन राशि किस भाव में है, मान लीजिए 9वें भाव में है। अब 9वें भाव के बिंदु को देखिए, आप शनि वहीं गोचर कर रहे हैं, तो 9वें भाव के बिंदु को देखिए, बोले 35 है, बहुत बढ़िया, बोले 27 है, समस्या हो गई, जो फल मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। ऐसे करके लोग जो परेशान होते हैं, वो ये बिंदुओं से पता चल जाता है कि ये शनि महाराज हमको अच्छा फल देंगे या खराब फल देंगे। आप थोड़ा सा प्रयास तो कीजिए और फिर उसके संबंधित उपाय की लीजिए, मंत्र जाप वगैरह वगैरह जो भी संबंधित चीजें हैं वो कर लीजिए। देखिए शनि महाराज आपके कैसे नहीं शुभ होते हैं, बिल्कुल होंगे। इसी प्रकार हम गुरु की बात करते हैं। गुरु यहाँ पर 3रे भाव में बैठे हैं। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पर 23 बिंदु में बैठे हैं, ये भाव तो बहुत अच्छा है, माता का भाव है, जमीन, प्रॉपर्टी डीलिंग, वाहन, इसका भाव है, जन्म स्थान। पर यहां बिंदु कितना मिला गुरु को? 23। अब गुरु की अगर डिग्री मान लीजिए 17 है, 15 है, तो डिग्री तो अच्छी हो गई, अंश बल से तो गुरु मजबूत है। लेकिन यहां पर आकर के इस भाव के फलों को नहीं दे पाएंगे, सामान्य स्थिति रहेगी, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। और यहां पर अगर ये 20 हो जाता है, ये 20 से कम हो जाता है, तो इस भाव से जो हमको फल प्राप्त होना चाहिए, जमीन, मकान का, वाहन का, इन सब का, वो नहीं मिलेगा। फिर गुरु वहां काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि सिर्फ जन्म कुंडली को देख करके, अंडरलाइन करके कि ये इतने डिग्री का है, इसकी महादशा, इसकी अंतर्दशा में हम राजा बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। ज्योतिष को समझने का प्रयास कीजिए। अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये 5म भाव है, यहां भी 5म भाव है, यहां कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन कभी ना कभी तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में कोई ना कोई ग्रह तो आएगा। और ये भाव जो है, कोई भी ग्रह आए, 9 में से 9 में कोई भी ग्रह आए, इस भाव में, 5म भाव में, किसी भी भाव में। 5म भाव जो होता है हमारा इष्ट देव का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अगर 5म भाव में 28 से ज्यादा पॉइंट्स मिल जाए, 28 प्लस 35, 36, 38 जो भी, तो इसका मतलब होता है कि हमारे इष्ट देव मजबूत हैं, हमें इष्ट देव की पूजा और करनी चाहिए। अब मीन राशि के जातकों की कुंडली में 4 लिखा हुआ, 4 का मतलब चंद्रदेव, चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा की राशि, इनके इष्ट देव चंद्रदेव हुए, तो चंद्र तो अपने आप में देवता है, पर चंद्रदेव के साथ साथ भगवान भोलेनाथ भी आ गए, तो चंद्रदेव का भी मंत्र जाप करना चाहिए और भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, तो इष्ट देव इनकी और बलि हो जाएंगे। ये विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है। हमेशा लोग प्रश्न करते हैं कि हम शेयर मार्केट का काम करें कि नहीं, गुरुजी बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक संदेश पहुंचाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि यदि 24 से 28 के बीच में यहाँ पर बिंदु मिल रहे हैं, ये पूरी कुंडली बदल जाएगी आपकी, हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 24 से 28 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, तो कभी पैसा फंसेगा तो कभी निकल आएगा। कहने का तात्पर्य कि ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, उतार चढ़ाव बैलेंस में आप बने रहेंगे। 2-4-10 हज़ार रुपये की मैं बात नहीं करता हूँ, कभी ज़्यादा मिल गया, कभी कम मिल गया, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। और कहीं 24 से कम अगर हो गया तो आपने शेयर खरीदा और दूसरे दिन वो शेयर डाउन हो जाएगा, लाखों का चूना लग गया। और 28 से ऊपर यदि बिंदु आ गया
तो फिर चकाचक है। 30, 31, 32, 38, 36 कुछ भी जितना ऊपर जाएगा उतने ज़्यादा लाभ शो करेगा। कोई भी ग्रह बैठेगा जब उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, गोचर में जो भी ग्रह चलेंगे तो ये पंचम भाव को जब क्रॉस करेंगे तो ये भाव अपना फल प्रदान करेगा, शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। मैं एक विषय बता रहा हूँ, कई लोगों का प्रश्न रहता है, इसके साथ विद्या का भी प्रश्न रहता है, संतान पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। दूसरा एक प्रश्न और आता है पब्लिक से, आम लोगों का, प्रेम संबंध। ये प्रेम संबंध का भी भाव है। तो किसी की कुंडली में अगर 24 से कम है तो वो टाइम पास वाला प्रेम संबंध है। 24 से 28 है तो सामान्य स्थितियां रहेंगी, और 28 से ज़्यादा है तो वो सच में प्रेम संबंध है, फिर वो विवाह तक बात चली जाती है। इस प्रकार से हम किसी भी ग्रह को, अब शनि को मैंने आपको बता दिया, गुरु को बता दिया, अब यहां पर हम राहु को ले लेते हैं। राहु मान लीजिए यहां पर 20 बिंदु पर बैठे हैं, 6, 8, 12 में तो कम बिंदु होना चाहिए, 20 बिंदु में राहु बैठे हैं। तो जब राहु 20 बिंदु में बैठे हैं तो इसका मतलब हुआ कि भाव का बल कमजोर है। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके खर्चे कम होंगे, अनायास खर्चा नहीं होगा। तो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाता है, मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा हो जाता है। माने हम किसी भी ग्रह का देखने के लिए हम कुछ भी कर लें। अब यहां पर ये लग्न है, अब मान लीजिए यहां पर 30 बिंदु है, ये सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, यहां 32 बिंदु है, यहां 30 बिंदु है। तो घर में पति की चलेगी कि पत्नी की। यदि किसी पुरुष की कुंडली है तो ये 32 बिंदु पुरुष के हुए तो पत्नी के 30 बिंदु। किसी स्त्री की कुंडली है तो ये 32 स्त्री के, 30 पुरुष के। तो ये लगभग जो है बराबर हो गया। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट नहीं आएगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। हाँ, इसमें दोनों में से अगर कोई बिंदु ज़्यादा हो जाता है तो समस्याएं खड़ी हो जाती, कोर्ट कचहरी तक, तलाक तक की बात आ जाती है। ऐसा भी अनुभव में मैंने देखा है। अब यहां पर आते सबसे धन भाव, बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। सभी को लगता है कि हमारे धन हमारा कैसे बढ़े। अब यहां पर यदि मान लीजिए 30 बिंदु है तो 28 से तो ज़्यादा हो गया, हम लिखे भी हैं 28 प्लस, 28 से ज़्यादा हो गया। अब यहां पर मीन राशि के जो जातक हैं और जिन मीन राशि के जातकों के अष्टक वर्गा सारणी में 30 बिंदु या उससे ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब बैंक बैलेंस अच्छा बनेगा, कोई शक नहीं है इसमें। और यही बिंदु अगर कम हो जाएंगे 22, 24, 20, 18 तो बैंक बैलेंस जीरो रहेगा। 24 से 28 में बैंक बैलेंस जमा होगा निकलेगा, जमा होगा निकलेगा, बैलेंस बराबर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहेगा। ये पूरी जानकारी। अब शनि को लेकर के मैं मीन राशि के जो जातक हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, परामर्श देना चाहूँगा कि शनि महाराज मीन राशि आपकी जन्म में अष्टक वर्ग सारणी में मीन राशि 12 नंबर कहाँ पर लिखा है, तो वहीं पर शनि महाराज हैं। और शनि महाराज को देखिए कि कितने बिंदु पर हैं। और जब बिंदु की मैं बात पहले कर चुका हूँ, तो जब बिंदु आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कम बिंदु है तो नुकसान देगा। इसीलिए मैं कहा कि 65-66 करोड़ लोग जो है एक साथ बीमार नहीं पड़ेंगे, न एक साथ समस्याएं आएंगी। कुछ को अच्छा होगा, कुछ को बुरा होगा। अब मित्रों, अंत में शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी या अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और जैसे आपका नंबर आता है मैं आपसे स्वयं बातें करूँगा। अब रही आज के उपाय की बात, जो मैंने कहा था
कि घर में झगड़ा, झंझट, तनाव, पैसा न रुकना, रोगग्रस्त होना, बहुत सी समस्याएं हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि राहु का प्रकोप कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। इसके लिए आप क्या करें, 10 रुपये की पीली सरसों ले आइए, एक स्टील की कटोरी में उसको भर दीजिए, छापा बिल्कुल लेवल तक। गुरुवार के दिन 12 बजे के आसपास, 12 से 1:30 के बीच में आप उसको पूजा स्थान में रख दीजिए और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन रखे रहने दीजिए। और इतवार के दिन ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है उस कोण में उसे वैसे रख दीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हमारे ग्रह में सुख शांति प्रदान करें, आशीर्वाद दें, सभी प्रकार की शांति प्रदान हो, और उसको आप रखे रहने दीजिए। हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि परिवार में, उस घर में रहने वालों के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। ये मेहनत मेरी आप तक पहुंची है, ये ज्ञान और तक पहुंचे, शेयर कर दें, लाइक कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना ना भूलें। शेयर और लाइक हमारी लाइफ लाइन है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।